मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। महान समाज सुधारक कबीर दास जी का ये दोहा मन के महत्व को रेखांकित करता है कि आपकी जीत और हार मन की भावनाओं पर आधारित होती है। नमस्कार, मेरा नाम है नहार सिंह और विचार मंच रेवाड़ी के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है मनोविज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता श्री दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी, मैं विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों की ओर से, विचार मंच रेवाड़ी के श्रोताओं की ओर से आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आभार सर। आप एमफिल किए हुए हैं, लगभग 12-13 वर्षों से आप डाइट हुसैनपुर रेवाड़ी में मनोविज्ञान के प्रवक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले आप भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपने पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड थेरेपी में किया हुआ है और आपने अपने सौम्य स्वभाव से, अपने ज्ञान से रेवाड़ी के शिक्षकों में और रेवाड़ी के विद्यार्थियों में मनोविज्ञान के प्रति एक अलग ही उत्साह और जोश संचारित किया है। इसके लिए आप बहुत ही शुभकामनाओं के पात्र हैं। इस कार्य के लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हर व्यक्ति आपकी सत्यता से, कार्य के प्रति आपकी निष्ठा से प्रभावित है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वास्तव में मनोविज्ञान होता क्या है? मनोविज्ञान अगर एक विषय के रूप में मैं बताऊं जी, तो इसकी थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि भी बताऊं कि शुरुआत कैसे हुई। जी, तो मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से निकला है जी, और समय के साथ साथ अलग अलग प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने शोध के माध्यम से, अपने अनुभव के, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। पहले इसको आत्मा का अध्ययन बताया गया, जी, मन का अध्ययन बताया गया, जी, चेतना का विज्ञान बताया गया जी, और अभी हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब इसको देखते हैं तो ये हमारे व्यवहार और हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। जी। मनोविज्ञान से अभिप्राय आपके मानसिक स्वास्थ्य से भी है। आप इसको मानसिक स्वास्थ्य के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जी तो मनोविज्ञान के बारे में आपने बताया, अब हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मनोविज्ञान का एक जो महत्वपूर्ण शाखा है मनोविज्ञान की, जी, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं, जी, उसमें हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बात करते हैं। जी, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है सामान्य रूप से एक व्यक्ति की जो सोचने समझने की, मंथन करने की, विचार करने की जी, या व्यवहार करने की जो एक सामान्य क्षमता होती है, जी, ये उससे संबंधित है। जी, और जब किसी व्यक्ति की सोचने समझने की, विचार करने की, सामान्य व्यवहार करने की क्षमता कहीं प्रभावित होती है, जी, तो हम कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसमें पैदा हुई हैं। पैदा होती है। एक शिक्षक ये जान सकता है कि मेरे विद्यार्थियों का जो मानसिक स्तर है
वो किस स्तर का है? जी, देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जो है जी वो जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जी उन्होंने पूरे होलिस्टिक तरीके से स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, जी जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य जी और जो हमारा भावनात्मक कल्याण है वो भी जी शामिल होता है, जी और एक पे पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव दूसरे को भी प्रभावित करता है। तो जी हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि जितने भी स्वास्थ्य के आयाम हैं जी वो एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। आपने बात करी कि विद्यार्थियों में हम कैसे इसके लक्षण जानने का प्रयास करें जी या ये कैसे प्रभावित करता है उनकी दिनचर्या को। जी सामान्य रूप से जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं या बच्चे व्यवहार करते हैं, अगर उनमें कहीं भी परिवर्तन दिखता है, जी बहुत बड़े लेवल पे कोई परिवर्तन दिखता है, उदाहरण के लिए विचारों में परिवर्तन है, हम्म, विचार संगठित नहीं है, विचार नकारात्मक हैं, जी या भावनाएं किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर अच्छे से बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, जी वो चीजें शामिल हैं। इसके अलावा व्यवहारिक कुछ चीजें हैं, जैसे नींद में कमी, कमी जी नींद, खान पान की आदतों में बदलाव, जी या रूटीन में जो उसके रुचियां थी उनमें जी बदलाव। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा ये दर्शा सकती हैं कि बच्चे के व्यवहार में, उसके सोचने समझने में परिवर्तन आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। संसार में मानसिक रोगियों की संख्या लगभग 14% है। अमेरिका में मानसिक रोगियों की संख्या या जो लोग मानसिक समस्याओं से ग्रसित ग्रसित हैं, उनकी जो संख्या है वो 23% जी के कहीं है, और हिंदुस्तान में ये संख्या कहीं 11% जी के करीब है। सर, इसका अभिप्राय ये हुआ कि लगभग हर 10वां व्यक्ति जी मानसिक रूप रोग से से किसी ना किसी समस्या से ग्रसित है। ग्रसित है। तो इतनी बड़ी संख्या होना सर, हर 10वां व्यक्ति, यानी जी कि यदि हम परिवार में सामान्यतः 5 लोगों का एक परिवार माने, जी छोटी इकाई के रूप में भी, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर दूसरे परिवार में में आपको सामान्यतः एक मनोरोगी, रोगी या यूं कह सकते हैं कि मानसिक समस्या से से ग्रसित ग्रसित कोई ना व्यक्ति। कोई व्यक्ति। ये जो डाटा आपने बताया ये दर्शा रहा है कि मानसिक समस्याएं जी पहले की तुलना में बढ़ रही बढ़ हैं। रही है। बहुत सारे इसके पीछे कारण हो सकते हैं। जी अगर हम उनको थोड़ा एक्सप्लोर करने का प्रयास करें तो जी ये जो एकाकी परिवार जी और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जी और ये मैं आपको एक संस्मरण बताऊं, डॉक्टर अरुणा बरोटा जी प्रोफेसर हैं दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय में, जी मनोविज्ञान के बारे में बताती हैं कि आधुनिक युग में, आधुनिक जो हमारे समाज में हमारी जीवन शैली है, जी उसमें हम हमारी आदतें कुछ इस तरह की हो गई हैं कि जी हम अपने आप को एक चूहे वाली दौड़ में दौड़ता हुआ पाते हैं। जी हम ना तो अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं, जी जो मीडिया का प्रभाव है, इंटरनेट का प्रभाव है, उसमें कहीं ना कहीं हमने एक मिथ्या दुनिया बना ली है, और जी रियलिटी से नाता धीरे धीरे हमारा टूटता जा रहा है। जी इसकी वजह से ये मानसिक समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से विद्यार्थियों में खास तौर पे, क्योंकि विद्यार्थियों में अभी इतनी समझ विकसित नहीं हो पाती कि वो अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें। जी तो जो एक समय होता है जी पेरेंट्स का और बच्चे का, जो एक रिलेशनशिप होता है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जो बात आती है, जी उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। जो पुराने समय में लेजर टाइम हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ बिताते थे, जी हंसी मजाक करते थे, हंसी जी ठिठोली करते थे, जी उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। और आधुनिक शहरों में अगर हम बात करें, जहां अभिभावक दोनों वर्किंग हैं, जी और वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, और नौबत ये तक आ गई है कि एक दिन में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक दूसरे का हाल चाल पूछ लें चलो और साथ में खाना खा लें। जी तो ये कुछ बदलाव हुए हैं समाज में, जी इन्हें हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखें, हमारा खुद का भी स्वस्थ रहे, तो हमें वो जो प्राचीन कालीन जो हमारी जीवन शैली थी उसको कहीं ना कहीं जिंदा करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। जी बच्चे
एंजाइटी का शिकार हो रहे हाँ। हैं, बच्चों में डिप्रेशन की समस्या बढ़ जी। रही है, तो उनको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। जी। लेकिन किस स्तर की समस्या हो जाती है जब वो मनोचिकित्सक के पास जाए? दो चीजें हैं जी। सर, कि हम पहचाने लक्षण। कैसे, और पहचान ले जी। तो किस लेवल पे जाके। पे बच्चा है तो हमें उस पे निश्चित हो जाता है कि जी। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें मनोचिकित्सक के पास जाना ही चाहिए। जी। लक्षणों की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी जी। कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे सोचने समझने की क्षमता, जी। विचार करने की और व्यवहार में दिखने जो सामान्य क्षमता होती है उसको प्रभावित करता है। जी। तो अगर आपके बच्चे के व्यवहार में बहुत एकदम ड्रास्टिक चेंज आप पाते हैं, जी। उसकी खान-पान की आदतों में बदलाव है, नींद उसको प्रॉपर नहीं आ रही, या जी। जो उसके रूटीन के जो रुचियाँ थी, अब उसने उसमें वो रुचियाँ लेनी बंद कर दी जी। और वो लगातार अपने कमरे में रहता है, जी। मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में खोया रहता है, जी। दोस्तों के साथ उसने घुलना-मिलना बंद कर दिया है, जी। बाहर जाकर खेलना उसने बंद कर जी। दिया है, और कहीं न कहीं अगर वो नशे का भी सेवन कर रहा है, जी। उसके भी कुछ सिम्पटम्स परिवार जी। पहचान जी। सकता है। जी। तो ये सारी समग्र रूप से अगर इनको जोड़ के देखें तो परिवार के लोग या माता-पिता या अभिभावक, टीचर्स, जी। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हम सामान्य बच्चों में देख सकते हैं। और हर एक मानसिक समस्या अलग-अलग तरह की हो सकती है। जी। तो उसमें लैंगिक भिन्नताएँ भी हैं, जी। उसमें एज वाइज भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जी। और आमतौर पर यूँ मानते हैं कि शहरों में ज़्यादा समस्याएं हैं, गांव में नहीं है, जी। एक जी। मिथ है। मिथ है जी, बिल्कुल। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और जहाँ तक जब पहला आप पहचानना शुरू कर दें कि ये लक्षण है और इसमें ये चीज़ें बच्चे के व्यवहार में दिख रही हैं, तो बिना किसी देरी के, जी। कोई मतलब फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि जब तक यहाँ तक पहुँचेंगे तभी तभी हम हम जाएँ। दिखाएंगे। जैसे ही आपको लक्षण दिखते हैं पहली बार में ही, जी। आप तुरंत प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए जाएँ। कम है। एक बड़ी जनसंख्या के ऊपर, यानी कि मैं अगर बात करूँ डाटा की, तो 1 लाख लोगों पे 6-7 लोग ही हैं जो जी। मदद के लिए हैं। जी। तो इसके लिए और कई सेवाएँ हैं, जैसे चैटबॉट है। अच्छा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकार ने कुछ प्रोफ़ेशनल हेल्प नंबर्स भी दिए, हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, उनसे भी संपर्क ये कर बहुत अच्छी जानकारी जी। आप दे रहे हैं। जी। वो नंबर जो प्रशासन की तरफ से दिए हाँ जी। जाते हैं, मान लीजिए एक माता-पिता को लग गया कि मेरे जी। बच्चे में मानसिक रूप से हाँ। दिक्कतें हैं, तो वो फिर नंबर है, हाँ। चैटबॉट है, चैटबॉट। और नंबर कहाँ मिलेंगे वो? ये नंबर जो प्रोफेशनल हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जी। इनकी एक लिस्ट इंटरनेट पे सारी आपको मिल जाएगी। जी। जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जी, वुमेन बिल्कुल। हेल्पलाइन नंबर है, जी। या साइबर हेल्पलाइन नंबर हाँ। है। तो वो सारे नंबर हैं, और विद्यालयों में कहीं न कहीं उनको एक दीवार पे प्रिंट करा बिल्कुल के रख लगवाया लेना हुआ है, चाहिए। हर विद्यालय में हाँ। लगभग आपको जी। मिलेगा। जी। तो ये शिक्षकों की भी ज़िम्मेवारी बन जी। जाती है। अभी हमने अभिभावकों द्वारा कैसे पहचान की जाए, जी। वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, जी। क्योंकि विद्यालय में भी बच्चा बहुत बच्चा। समय बिताता है। जी। तो वहाँ भी टीचर्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हर विद्यालय में मौजूद नहीं हैं। जी। तो शिक्षकों को ही कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। निभानी पड़ेगी। तो वो भी बच्चे में होने वाले कक्ष में जो बच्चों को परिवर्तन देख ऑब्ज़र्व रहे करते हैं। हैं, वो परिवर्तन अगर दिखते हैं कि पहले बच्चे के ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे, अब रेगुलर विद्यालय में आता था, सारा जो होमवर्क उनको दिया जाता है वो पूरा किया जाता था, और कहीं भी किसी तरह की टाल-मटोल नहीं थी, या उसको आगे सरकाना या जी। बहाने बनाना, ये चीज़ें नहीं थी। जी। और अब वो उन्होंने बच्चों ने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, तो कहीं न कहीं टीचर्स को भी जागरूक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, माँ-बाप से संपर्क करना चाहिए, बच्चे से अलग से बात करनी चाहिए। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ एक टीचर की भी। अ, एक होती है, इनमें नशे की क्या भूमिका होती है? जी। ये आप ज़रूर बताएँ। किशोरावस्था में ख़ास तौर पर जो लर्निंग होती है वो हुँ। पीयर ग्रुप से ज़्यादा, क्योंकि सीखने का प्रयास करते हैं बच्चे। जी। किशोरावस्था की एक ख़ासियत ये होती है कि उनको अपनी आइडेंटिटी किसी तरह से साबित करनी होती है, जी। और एक मिथ्या परिपक्वता पैदा हो जाती है कि हुँ। मुझे तो अब सब कुछ आ गया, इसलिए टीचर से जानने की ज़रूरत नहीं है, अभिभावकों से ज़्यादा संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सक्षम हूँ।
और जी। पीयर ग्रुप में इस तरह की चीज़ें डिस्कस जब होती हैं तो वो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी उसमें हो सकते हैं और जी। बच्चा उन्हीं मिसकंसेप्शंस मिथ्स के साथ आगे बढ़ता है और उसी ज्ञान को संपूर्ण मान लेता है। जी। और जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है और बच्चे में इस तरह की समस्या जब पैदा होती है तो जो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है जी। या इसको अनहेल्दी प्रैक्टिस हम बोलेंगे कि जी। युवा जो हैं जी। वो नशे को अपना साथी बना लेते हैं जी। और उसका परिणाम ये होता है कि वो लत में पड़ जाते हैं। जी। धीरे धीरे उसका सेवन करेंगे तो लत बढ़ेगी और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो अपने साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। जी। मतलब ये है कि लोग रिलेट करते हैं कि यदि आप नशा करेंगे तो आपका तनाव कम हो जाएगा। जी। क्या ये सत्य है? ये वैसे तो मिथ है। जी। नशा तनाव को कम नहीं करता जी। बल्कि दूसरी ओर शारीरिक मानसिक समस्याएं या विकार जो हैं उनको पैदा करता है। और लेकिन क्योंकि नशे का प्रचार प्रसार इस तरह से किया जाता है कि युवा जल्दी भ्रमित हो जाते भ्रमित हैं, हो जाते हैं। उसके जाल में फंस जाते हैं। ये सरासर एक मिथ है। इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और जो नशे से संबंधित भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं और उनसे भी संपर्क करके संपूर्ण जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ नाम की एक विंग है विंग। एससीईआरटी में, जी। वो इस तरह के प्रोग्राम बहुत व्यापक स्तर पर चलाती है। उन्होंने सभी विद्यालयों को निर्देश भी दिए थे जी। कि आप अपने विद्यालय में एक क्वेश्चन बॉक्स जी। एक्टिविटी कराएं बिल्कुल, बच्चों से। बिल्कुल। क्वेश्चन बॉक्स वो के जब भी वहाँ ट्रेनिंग होती हाँ है, तो वो सभी शिक्षकों को प्रेरित करते प्रेरित हैं। करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चा उसमें अपना नाम बताए बिना, अपनी पहचान छुपाकर, अपनी जो भी समस्या है वो उसमें डाल सकता है। और यदि शिक्षकों का एक समूह जी। या एक कमेटी जी। चाहती है कि विद्यार्थियों का कल्याण हो, वो इन समस्याओं से बचें, जी। एक अच्छे नागरिक बनकर देश के उत्थान में अपना योगदान दें, तो जी। एक ऐसी कमेटी उस विद्यालय में होनी चाहिए जो उन समस्याओं पे खुलेआम एक जनरल डिस्कशन के माध्यम से उन बच्चों की समस्याओं को सोल्व करे। जी। ये विद्यालयों में ये प्रैक्टिस बहुत कम देखने को मिलती है। हम क्योंकि विद्यालयों में अक्सर जाते रहते हैं मॉनिटरिंग मेंटरिंग के दौरान, जी। तो हम प्रयास यही करते हैं कि टीचर्स को और विद्यार्थियों दोनों को मोटिवेट करें कि ताकि जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित या दूसरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है और युवाओं में खास तौर पर किशोरावस्था में खास तौर पर, क्योंकि ये एक एज ग्रुप ऐसा होता है जिसमें बच्चा भ्रमित होने की ज़्यादा संभावना इसमें रहती है। तो वो जो भी समस्याएं महसूस करता है वो उस क्वेश्चन बॉक्स में डाले और टीचर क्योंकि अनुभवी हैं, जी। उनका अपना अनुभव है और इतने साल से वो बच्चों को डील करते आ रहे हैं, तो जी। वो चीज़ कहीं ना कहीं दोबारा जीवंत करने की आवश्यकता है विद्यालयों में। जी। होती हैं जी। उसमें आत्महत्याएं करने वालों में जो सबसे बड़ा शेयर निकल के आता है वो लगभग 54% वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि समय रहते मानसिक समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, उसका उपचार नहीं करवाया गया, तो वो इतनी भयानक रूप ले सकती है कि व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है और आत्महत्या तक जा सकता है। अर्थात मानसिक स्थिति का खराब होना कहीं ना कहीं उस तरफ आपको लेके जाता है। तो इसका मानसिक स्थिति का खराब होना और आत्महत्या करना, इसमें ऐसा लगता है कि एक तरह से प्रत्यक्ष संबंध है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जितने भी विकार हैं जी। वो एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने वो हर साल या उसके एडिशंस आते रहते किताब की जिसको हम बोलते हैं DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जी। अगर किसी को बहुत डिटेल में सभी मानसिक बीमारियों के बारे में पढ़ना है, उनके लक्षण क्या होते हैं, किस एज ग्रुप में उसकी प्रिवलेंस रेट क्या होती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है और कैसे हम पहचान करें लक्षण क्या होते हैं, तो वो एक किताब है। वो विद्यालयों में या कभी कभार टीचर्स को की ट्रेनिंग में हम बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
जो मानसिक रोगी हैं जी उनके प्रति समाज में एक तो जागरूकता कम है। जी सामान्य रूप से जैसे सर्दी जुकाम हो गया जी या और थोड़ी सी बड़ी बीमारी आप ले लो तो जी हम डॉक्टरी हेल्प तुरंत लेने पहुंचते हैं, जी लेकिन मानसिक समस्याओं को लेकर जो मिथ्स हैं, जो जी भ्रांतियां हैं समाज में, वो कहीं जी ना कहीं रोगियों को भी रोक देती हैं। जी और अगर घर में कोई इस तरह का है या हम अपने आसपास देखते हैं तो जो एक सपोर्ट देनी चाहिए, जो एक सहानुभूति या सहानुभूति की बजाय अगर मैं उसको समानुभूति कहूँ, एम्पैथी, यानी जी कि अपने उसके स्थान पर खुद को रख के महसूस करना, जी वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी कम हैं। और जैसे जैसे ये समाज में फैल रहा है, जागरूकता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम जनरेट कर पाएँ, जी उतनी ज़्यादा सपोर्ट हम उस इंसान को प्रोवाइड करवा पाएंगे और फिर प्रोफेशनल हेल्प लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ये अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम कहीं ना कहीं जी समाज का कल्याण में अपना योगदान योगदान दे दे सकते सकते हैं, भ्रांतियों को दूर करें, जानें, वो जागरूकता से ही संभव हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अ, समाज में दो तरह की स्थिति पाई जाती है। नंबर एक कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक समस्याओं से पीड़ित है तो पहली समस्या यह है कि वो पीड़ित है, हम उसको मानसिक रोगी नहीं मानते। जी प्राय समाज में उस चीज को भूत प्रेत से, जी जी जादू टोना से हम्म, और झाड़ फूक से जो है वो रिलेट कर दिया जी जाता जी है। और लोग करते क्या है कि किसी तांत्रिक भभूत की वाले के पास, किसी तांत्रिक के पास जी जाते हैं। जी ये एक तो स्थिति ये है कि सामान्य रूप से समाज में समझ नहीं है। जी नंबर एक एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार ही नहीं स्वीकार करते कि नहीं भाई ये करते, मानसिक मान रोगी रोगी है। है, इसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। जरूरत है। दूसरी स्थिति सर ये है कि ऐसा नहीं है कि मानसिक रोग में सिर्फ एक ही बात है कि भाई व्यक्ति पागल हो गए। पागल आपको छोटी सी समस्या है, हल्की सी एंजाइटी है, जी हल्का सा डिप्रेशन है, और अगर कहीं चर्चा हो गई या आप बहुत बड़ी मानसिक समस्या से पीड़ित हैं, तो लोगों के पास उसको डिफाइन करने का एक ही जी शब्द है, वो है पागल। हाँ अगर बहुत सा अ, 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 समस्याओं का वो निष्कर्ष एक बताते हैं, जी हल्की सी एंजाइटी है तो भी वो आपको पागल करार हम्म देंगे, डिप्रेशन है हल्का सा जी तो भी, और बहुत बड़ी समस्या है तो भी हाँ उनके लिए एक ही शब्द है जी कि पागल। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों में आप अपना संदेश जी बताइए कि उस स्थिति में जो हमें पता नहीं है उसमें भी, और जो हम हरेक मानसिक रोगी को पागल करार देते हैं इसमें भी। जी आपने बिल्कुल ठीक बताया कि मान लो किसी को सामान्य स्ट्रेस है, जी जो काम के प्रेशर में या जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या डेली रूटीन है जी या साथियों के साथ जो संबंध है, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, उनको लेकर हो सकती है। जी तो लोग सामान्य रूप से भी ऐसे व्यक्तियों को पागल करार दे देते हैं अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे। मुख्य रूप से अगर देखें तो कैटेगराइजेशन अगर देखें मानसिक रोगों का, जी तो एक होते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जी और एक होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स। जी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में आमतौर पे रियलिटी से नाता नहीं टूटता, जी जबकि साइकोटिक डिसऑर्डर्स में काफ़ी व्यापक समस्याएं होती हैं। व्यक्ति का अपने आसपास के और जो एक रियलिटी होती है उससे नाता टूट जाता है। जी तो ये पहचान करना और ये तभी हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समाज के लोगों को होगी, जी क्योंकि अदरवाइज वो सबको एक ही कैटेगरी में काउंट करते हैं, अब ज्ञान के अभाव में, जागरूकता के अभाव में, और फिर उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो फिर भी थोड़ा जानते हैं। गांव में समस्याएं दूसरी तरह की हैं, जो ग्रामीण परिवेश में, जैसे मैंने पहले बताया कि समस्याएं वहाँ भी हैं, जी केवल शहरों में नहीं हैं। जी और इस बदलते हुए परिवेश में उनको समझाना, जो हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होती हैं या सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर भी वहाँ चर्चा होना होनी चाहिए। नितांत आवश्यक है। जी बहुत। जो हिंदुस्तान के 2025 के डाटा हैं जी उनके अनुसार जिस रेट से
आत्महत्या बढ़ रही है वो सामान्य दर 2% बताई गई जी। है, लेकिन विद्यार्थियों में ये दर 4% है। जी। अर्थात विद्यार्थियों में या जो युवा नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनमें आत्महत्या की जो समस्या है वो दुगनी दर से बढ़ रही है, सामान्य से दुगनी दर से बढ़ रही है। तो विद्यार्थियों के लिए बताएं कि क्या किया जा सकता है और क्या क्या कारक हैं और उनके समाधान क्या है, ताकि जो बच्चे हैं वो उस तरफ ना जाएं। आज के समय में आप जानते हैं कि परिवार में एक लड़का है, एक लड़की है, ज्यादातर 2 मिलेंगे, उसके उपरांत बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिनमें एक ही लड़का है और भगवान ना करे वो कोई हादसे का शिकार हो जाता है या इस तरह का कदम उठाता है तो परिवार बंद हो जाता है, घर बंद हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें आप जरूर हमारा मार्गदर्शन करें। जी, आधुनिक युग में अगर हम देखें तो जो अभिभावक हैं उनको ये लगता है या उनका रुझान इस तरह का है कि हमारे यहाँ केवल 2 ही तरीके की जॉब्स हैं जी, या तो बच्चे को इंजीनियर बनाओ या डॉक्टर बनाओ। जी, वो इस चीज को कंसीडर नहीं करते कि मेरे बच्चे में योग्यता कितनी है, उसका आईक्यू लेवल कैसा है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इन सारी चर्चाओं में। जी, कहीं वो ऐसा सुनते ही अपने आप को दूर तो नहीं कर लेता। बावजूद इसके देखा देखी जो मैंने शुरू में चूहे वाली दौड़ का जिक्र किया जो डॉक्टर अरुणा बरोटा जी ने बताया, हम उसमें दौड़ रहे हैं और बच्चों को भी उसमें दौड़ा रहे हैं। चाहे बच्चे का की अभिरुचि उसमें उस विषय में है नहीं है, वो उसमें करियर बनाने का इच्छुक है नहीं है, इस चीज़ को दरकिनार करते हुए पेरेंट्स उसको इस तरीके से इसमें भेज देते हैं। वहाँ जब कंपटीशन महसूस करते हैं बच्चे जी, तो उनमें धीरे धीरे डर पनपना शुरू हो जाता है जी, वो फ्यूचर की चिंता बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जी, अपने आप को वर्थलेस मानना शुरू कर देते हैं, अपने आप को होपलेस मानना शुरू कर देते हैं, हेल्पलेस मानना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली फिर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं कि जीवन निरर्थक हो जाएगा या मुझे किसी तरह की हेल्प नहीं मिल पाएगी तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। और ऊपर से जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं या जो परिवार की एक्सपेक्टेशंस है, बच्चा उसमें जब अपने आप को रखता है, तोलता है तो अपने आप को बहुत कमतर पाता है और अल्टीमेटली फिर वो इस तरह के कदम उठाता है। तो अभिभावकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चे की अभिरुचि को पहचाने। जी, जीवन में या अपने आसपास केवल 2 ही तरह की जॉब्स नहीं हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे और भी प्रोफेशंस हैं जो बच्चे की काबिलियत के आधार पर और उसके एप्टीट्यूड के आधार पर पेरेंट्स उसको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, जो एक पूरे देश में आजकल एक परिदृश्य बना हुआ है कि सभी बच्चे अपना बैग पैक करके कोटा जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं। हम इसके लिए जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों जो 11वीं 12वीं तक डेवलप हो चुका होता है बच्चे का एप्टीट्यूड, वो या उसका एक टेस्ट करवाते हैं जी, और नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास ले जाते हैं कि मेरे बच्चे का एप्टीट्यूड बता दो और मुझे इसको किस क्षेत्र में है? हाँ ले जाना चाहिए। एक ऐप है जी, अभी हमने रिसेंटली एक ट्रेनिंग करवाई प्राचार्यों की, उसमें उस ऐप के बारे में उनको बताया। मैं उस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा जी, उसमें जो जो सुविधाएं हैं वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे से एक फॉर्म भरवाया जाएगा उस ऐप में, मेरा नाम ये है, कक्षा ये है, मेरे ये इंटरेस्ट है और मैं इसमें अपना करियर चूज करना चाहता हूँ, तो वो ऐप आपको बना बनाया उसका एप्टीट्यूड का जो स्केल है उसके आधार पर उसकी अभिरुचि बताती है जी। साथ में ये भी बताती है कि आपकी अभिरुचि अगर ये है तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है कि अगर थोड़ी सी रुचि आपकी ये है तो अगर आप ये काम कर लें, ये किताबें पढ़ लें या ये नोट्स देख लें तो आपकी अभिरुचि और ज़्यादा विस्तृत हो सकती है, समृद्ध हो सकती है और आप फिर ये करियर चूज कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है माई करियर एडवाइजर ऐप। जी जी, मैं अभिभावकों से, दर्शकों से ज़रूर ये अपील करूँगा कि
आप एक बार इस तरह के ऐप पे जाके अपने बच्चे की अभिरुचि के बारे में, उसका रुझान किस क्षेत्र में है, ये जानने का ज़रूर प्रयास करें। क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे की रुचि के खिलाफ जाना कई बार जी माँ-बाप को बहुत भारी पड़ जाता जी है। आपने मूल रूप से ये बात बताई उन युवाओं के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जा रहे हैं। जा रहे हैं। जी जैसे आपने कोटा का नाम जी लिया, सीकर का नाम जी लिया आपने। मेरे सामने ये समाचार पत्र है 22 नवंबर का। जी 22 नवंबर 2025, और उसमें भी एक खबर इसी प्रकार की है कि भाई इकलौते बेटे 12वीं के छात्र ने फंदा लगाकर की हाँ, आत्महत्या। ये गांव सुठाना से है, 12वीं कक्षा का छात्र था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जी तो ठीक है, बच्चा कक्षा 12वीं के बाद जब प्रतियोगिता परीक्षा में जाता है तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। जी जैसा मैंने इस जी अखबार का उदाहरण दिया, विद्यालयों में ये स्थिति आ रही है। जी अब से कोई 2-3 महीने पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था, एक कक्षा 6ठी के विद्यार्थी ने आत्महत्या जी कर ली थी। जी आप बताइए, 6ठी कक्षा का जो विद्यार्थी है उसने पूरी तरह से बचपन को भी नहीं नहीं देखा, देखा, यानी कि वो बचपन को पार नहीं कर पार नहीं, पाया है, बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या की तरफ बढ़ गया। तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है समाज के बुद्धिजीवियों के लिए, समाज के शिक्षकों के लिए, जी कि 6ठी कक्षा का विद्यार्थी, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी जिसको बचपन का आनंद लेना चाहिए, जी वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। तो इस स्थिति को कैसे आप जैसे दूर करने हाँ में कोई रास्ता जी, बता पाएंगे? जैसे हमने पहले बात करी अभी कि हमने जो लेजर टाइम होता है, जी जो एक दूसरे के साथ हम लोग चर्चाएं करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं परिवार में, वो स्कोप धीरे धीरे हमने बंद कर दिया है। जी बच्चे के पास समय नहीं है या पेरेंट्स के पास समय नहीं है एक दूसरे का हालचाल पूछने का। वो स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि हम किचन में खाना अपनी प्लेट में डाल के वो अलग कमरे में ले गया, वो अलग कमरे में ले गया, वहाँ पे टीवी भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है जी और फ़ोन भी चल रहा है। जी तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये जो हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है, एक वर्चुअल दुनिया इस तरह की कि हम उसी को ही सब कुछ मान बैठे हैं। और जो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं बैठकर, इस तरह की चर्चाएं समाज में, घरों में लुप्त होती जा रही हैं। जी तो जब मानसिक स्थिति का पता ही नहीं चल पाएगा, लक्षण ही पेरेंट्स अच्छी तरीके से नहीं देख पाएंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी, बच्चा अपनी सोच को साझा नहीं कर पाएगा, जी तो वो अंदर ही अंदर मान लो उसके साथ कुछ हादसे हो रहे हैं, उसको वो झेल रहा है और बता नहीं पा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको लगता है कि जीवन को ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर ये चीज़ साझा हो, बच्चे के विचारों को पेरेंट्स जाने, तो वो अपने अनुभव से उसको गाइड कर सकता है। जी तो ये जो परिवारों में ये चीज़ लुप्त होती जा रही है, इसको ज़िंदा करना पड़ेगा, बच्चों को सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा। यहाँ से जो महत्वपूर्ण एक तथ्य, जी इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो आजकल इंटरनेट की दुनिया है, जी हम सब लोग इसमें शामिल हैं, ज़्यादातर समय इस पे बिताना पसंद करते हैं। इस इंटरनेट एडिक्शन ने एक और गंभीर समस्या को जन्म दे दिया है, जिसका नाम है फोमो, फोमो। फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये है कि हमें लगता है जब हम सोशल मीडिया का सहारा लेकर दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं, हमें अपने आप को ये पाते हैं कि हम एंजॉय नहीं कर पा रहे और सारी और दुनिया सारी एंजॉय। दुनिया एंजॉय कर रही है। जी तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, ये जी इसमें फोमो में शामिल है। जी फिर दूसरा ये होता है कि जो एक नकली दुनिया है, उसमें सब लोग अपने आप को परफेक्ट दिखाना पसंद करते हैं, जी जबकि वास्तविकता में कुछ ऐसा और होता है। जो वास्तविक ज़िंदगी अलग है और वर्चुअल लाइफ में जो लोगों की प्रोफाइल है, वो अलग वो है। अलग है। तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। बच्चों को, पेरेंट्स को या शिक्षकों को ये बताना पड़ेगा कि जो वर्चुअल दुनिया है, जो इस 5-6 इंच के डब्बे के अंदर हमने बना ली है, जी वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक दुनिया ये है, जैसे हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं या घरों में जो वार्तालाप होता था पहले, जी उसमें बच्चों से बातचीत की जाए, उसमें बच्चों के जो भी उनके इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं या जो उनकी दिनचर्या है पूरे दिन की, उसके बारे में विस्तार से बातचीत की जाए। तो मिल बैठ के हम लोग इस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकालें किसी तरह से बच्चों को,
और इस फोमो से बचाएं तो वापस ला सकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि माँ बाप को बच्चों को समय देना चाहिए, जी, उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना शामिल होना चाहिए, चाहिए। उनको वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का के बारे में अंतर बताना बताना चाहिए। चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ और उठ के आता है, जैसे समाचार पत्रों में आता है, मीडिया में आता है, कोई भी विद्यार्थी जब आत्महत्या कर लेता है तो प्राय बच्चे सुसाइड नोट लिख देते हैं, जी, और ज्यादातर सुसाइड नोट की शुरुआत इस प्रकार से होती है, मम्मी जी मुझे माफ माफ करना, करना। पापा जी मुझे माफ करना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी पाऊंगा, या मैं ये नहीं कर पाई, आपकी अपेक्षाओं अपेक्षाओं पे। पे पूर्ण उतर नहीं हाँ, पाई, इसलिए मुझे यही ये कुछ रास्ता दिखाई दे जी, रहा है। यहाँ ये बिंदु महत्वपूर्ण है जी, कि माँ बाप उस बच्चे से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं जो उसकी क्षमताओं और उसकी योग्यताओं से परे है। परे। नंबर एक, इसमें माँ बाप एक तो उसके लिए फिर वो जो टारगेट दे दिया, वो टारगेट इतना ऊंचा देते हैं कि जी, उसकी क्षमता और योग्यताओं से परे है। जी, दूसरा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर इतना दबाव, इसमें जो ये आपके कोचिंग सेंटर हैं इनकी जी, भी बहुत मतलब जी, मैं ये कहूंगा कि नकारात्मक जी, भूमिका है कि वो बच्चों को प्राय ऐसा दिखाते हैं हम्म, कि यदि आपका यहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो आपके लिए दुनिया के कोई मायने नहीं है, जी, जबकि ये जरूरी नहीं है। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टरी बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरी बहुत इंजीनियर अच्छा जीवन जी, यापन कर रहे हैं, या बहुत उच्च पदों पर बैठे लोग ही जीवन जी, अच्छा यापन कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों पे दबाव ना बनाए और ये समझाने का प्रयास करे कि भाई जो सामान्य लोग हैं, आप के जीवन का महत्व समाज में और आपके परिवार में आपके योगदान से आंका बिल्कुल, जाएगा, ना कि आपके पद से। जी। इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में ये है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है जी और इंटरेस्ट धीरे धीरे फिर एप्टीट्यूड में बदल जाता है। जी एप्टीट्यूड में फिर धीरे धीरे बच्चे अपना करियर बनाना शुरू करते हैं। जी तो मेरा ये मानना है कि बच्चा अगर अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपना करियर चूज करता है तो जी। वो खुश रहेगा। अच्छा। और जो ये खुश रहने का आजकल जो दबाव है कि सिर्फ इंजीनियर ही खुश रहते हैं, जैसा हाँ आपने बताया डॉक्टर से ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी जिस प्रोफेशन में बच्चा अपनी रुचि के अभिरुचि के अनुसार जाता है उसको वो एंजॉय करता है, जी। फिर ये समस्याएं नहीं दिखती। भले ही 2 पैसे कम कमा ले लेकिन खुश रहना खुश बहुत रहना जरूरी जरूरी है। वो 3 इडियट में है। जी, जैसे दिखाया बिल्कुल गया था। बिल्कुल। तो माँ बाप की भूमिका के बारे में आप क्या हाँ, कहना माँ चाहेंगे? बाप को इस तरह के जो सेशंस हैं जैसे हम लोग जी। बात कर रहे हैं, ये और एक तो एक सर मैं हाँ आपको हाँ रोकना जी चाहूंगा, जी इसमें कई बार ये पाया जाता है कि जो जितना पढ़ा लिखा माँ बाप है, जितना सफल माँ बाप है, वो अपने बच्चे पे उतना ही ज्यादा जी दबाव बनाता है जी कि आपको सफल होना है या आपको विशेष रूप से यहाँ जी ये कोर्स करना है या यहाँ आपको दाखिला लेना है। बिल्कुल। जैसे हमने एप्टीट्यूड की बात करी, जी तो सबसे पहले तो पेरेंट्स उस बच्चे की रुचियों अभिरुचियों को कंसीडर करें। और मेरी हाथ जोड़ के अपील है सभी जी कोचिंग जी सेंटर से भी जी कि जो बच्चे उसके यहाँ एडमिशन्स लेते हैं पार्टिकुलर कोर्स के लिए, जी आप वहाँ पे भी किसी काउंसलर को या किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद से उन बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर करवाएं। और जिन बच्चों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनके पेरेंट्स को बुलाकर आप जरूर उन्हें ये कह दें कि हमें इस बच्चे के लिए यहाँ उपयुक्त जगह नहीं है, आप इसके हिसाब से किसी दूसरे तरह के कोचिंग सेंटर में या या दूसरे दूसरे कोर्स में आप एडमिशन दाखिला दिलाएं, करवाएं। वहाँ पे करवाएं तो वो बच्चा खुश रहेगा। और ये जो आपने समस्याएं बताई कि जी फिर सुसाइड वाली टेंडेंसीज डेवलप नहीं होंगी, बच्चा एंजॉय कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को वर्थलेस महसूस नहीं करेगा, होपलेस महसूस नहीं करेगा। तो इस बारे में आप हमारे विद्यार्थियों को या हमारे शिक्षकों को किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मनोविज्ञान का अध्ययन करें और उनका रुझान भविष्य में मनोचिकित्सक बनने की तरफ भी हो? जी,
स्कूल की अगर पार्टिकुलर बात करें तो अभी इतने सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड नहीं हैं अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं। जी लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स का डाटा उठाकर देखेंगे 2-3 साल का, जी। तो वहाँ पे जो साइकोलॉजी है हम्म, ये सबसे पसंदीदा विषय बन चुका है। जी कारण समाज में इसकी ज़रूरत महसूस हो बिल्कुल। रही है। जी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी की मैंने बात करी, जी और जो अपने आसपास अपने सिनेरियो में बच्चे देख रहे हैं या अभिभावक देख रहे हैं, समाज के लोग देख रहे हैं, तो जी इसकी ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ रही है। जी और धीरे धीरे अभी जागरूकता भी बनी हुई है, जो खास तौर पे एडमिशन्स के टाइम पे जो डाटा की मैंने बात करी, तो विद्यार्थी अब धीरे धीरे इसमें अपना करियर बनाना शुरू कर दिया है। अगर मनोचिकित्सक नहीं भी बन पाते हैं तो और कई तरह के हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे काउंसलर्स बन सकते हैं, जी स्पेशल एजुकेटर्स बन सकते हैं, जी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जी एक तरह से मदद कर सकते हैं समाज के इस तरह के लोगों की जिनमें मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं या जिनमें अभी कुछ सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हुए हैं। तो एक तरह से अपने अनुभव से उनकी मदद कर सकते हैं। और मैं स्टूडेंट से ये अपील भी करता हूँ, जी अभिभावकों से भी अपील करता जी हूँ कि अपने बच्चे की अभिरुचियों को पहचानें जी और उसके अनुसार ही उनका मार्गदर्शन करें। ज़बरदस्ती ना थोपें। जी खुश रहना बहुत ज़रूरी जी है, जीवन बहुत अनमोल है। जी जाने अनजाने आपका बच्चा आपकी अपेक्षाओं से पे खरा न उतरने के कारण कहीं इस तरह का कदम ना उठा ले, तो आप अपने बच्चे को उसी तरीके से तैयार कीजिए, डील कीजिए। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने विचार मंच रेवाड़ी के इस पॉडकास्ट में भाग लिया, और इससे भी ज़्यादा मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूँ कि आपने उन तथ्यों को अभिभावकों के सामने, शिक्षकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने रखा जिस पर प्राय चर्चा नहीं नहीं होती। होती है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से विचार मंच थैंक रेवाड़ी यू सर। के सभी श्रोताओं की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। आपने बहुत समय दिया और जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जितना भी अनुभव था जी उसके आधार पर मैं एक बार जो भी बता पाया, अगर एक भी बच्चा, एक भी अभिभावक उससे अगर अपने आप को वापस ट्रैक पे ले आता है, तो मैं इस पॉडकास्ट की सफलता मानूंगा इस चीज़ को। जी आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, और जी अभिभावकों या जो भी दर्शक हैं उनके सामने मेरी बात रखने के लिए मुझे आज यहाँ निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार। सभी को नमस्कार।